वेलकम टू इनसाइडर्स पॉडकास्ट। एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, बच्चे जो अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, पेरेंट्स जिनको नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक करियर काउंसलर उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में आपके लिए स्पेशल जानकारी के साथ आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर कपिल गुप्ता से। कपिल एक पॉडकास्टर हैं, इनकी अपनी एक हेल्पलाइन है और ये करियर काउंसलिंग देते हैं। आज बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों को किस एज में काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए, एक पेरेंट को कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसे अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है। सो सर, टेल मी अबाउट योर जर्नी and which what part of life and what was your inspiration to go and choose your career as a career counselor and guiding people. Okay, so I would say that my journey began around 30 years back. Okay. Right, which is a long period. Yeah, but मैंने हमेशा से I've always thought कि भाई जो अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए, and I've been enjoying my journey to the full, and I'm still young, I would say, still learner. I started in the education sector. Okay. I never wanted to work anybody else, so I established my own coaching institute. और वहाँ मैं पढ़ाता था, and I have always loved talking to students. तो apart from teaching, उनके साथ बैठता था, बात करता था, and somehow I never knew कि कब मुझे इंटरेस्ट आने लगा करियर्स के अंदर। In fact, I would say me coming to the career consultancy business, ये मेरे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स का डिसीजन था। Okay, so they inspired you. Yes, क्योंकि उनकी हेल्प करते करते मैं कब I started acting like a bridge between the students and their parents, मुझे खुद पता नहीं लगा। एंड अक्सर ये होता था कि बच्चे खुद कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स के कुछ और एडवाइजेज होती हैं, और वहाँ एक डिस्कनेक्ट बनता था। तो वहाँ पे बिकॉज आई वॉज नोइंग द स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनकी स्ट्रेंथ भी जानता था क्योंकि आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद देम, तो आई वॉज एबल टू रिलेट। तो ये किस क्लास को पढ़ा रहे थे? मैं 11th और 12th को 11th 12th, which is the crucial year of the life. राइट। सो आपने वहाँ से शुरू किया एंड देन पेरेंट्स कन्विंस हो जाते थे सर? हाँ, बिकॉज सी हमें कोई स्टेटमेंट तो पास करनी नहीं है, लॉजिकल बात करनी है, राइट, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। राइट, अल्टीमेटली हम कोई भी प्रोफेशन लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं ना। और जो बच्चे इस बात को नहीं कह पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन था शायद, या वो हिचकते थे पेरेंट्स को कहने में, डरते थे। तो उनको ये लगा कि आई कैन बी द राइट पर्सन, क्योंकि पेरेंट्स मेरी बात भी सुनने को तैयार थे, बिकॉज आई वॉज देयर टीचर। तो somehow that journey began in that way. So basically जैसे बोलते हैं कि गुरु जो होता है वो आपके माँ बाप का स्थान ही लेता है, तो आपने वो रोल भरपूर निभाया और निभाते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So लोगों ने इसलिए, जो पेरेंट्स थे उन्होंने आप पे विश्वास किया। और ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरी सर जो कि आपने किसी को गाइड किया और वो बच्चा बहुत अच्छा सक्सेसफुल बन गया? देखिए मैम, ऐसी तो बहुत सारी हैं, मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है ना। बिकॉज आप सोचिए कि मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन अराउंड 92 शुरू किया था। Okay. अगर मैं 92 में किसी 11th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो आज तो उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आने लगे। एंड अच्छा, ये भी एक स्टोरी अपने आप में। आप देखिए ना, 30 साल से ऊपर हो गया, ठीक है ना। और फिर इफ दोज पीपल आर स्टिल कनेक्टेड विद मी, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको कुछ वैल्यू दी है, ठीक है ना, कि आज वो उनके बच्चे भी, ठीक है, मेरे साथ हैं या मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है ना। और फिर जैसे मैंने कहा ना कि मैं इनिशियली करियर काउंसलिंग का सजेशन मेरे स्टूडेंट्स का था कि सर हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ये एक हमारे लिए ग्रे एरिया है
कि हम बात नहीं कर पा रहे। और फिर ओवर द इयर्स मैंने देखा कि बच्चों के साथ समस्या क्या है कि दे डोंट आस्क टू पेरेंट्स और टीचर, एनीबडी। ओके, आप देखिए, एक मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई रियली गेट हर्ट जब मैं न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दैट इज रियली पेनफुल। ठीक है, और जब साथ में स्टोरी आती है और हम अपने हिसाब से रीजंस को समझते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस थे, इन्होंने पूछा क्यों नहीं, इन्होंने बात क्यों नहीं की। तो ये भी इनफैक्ट दैट वाज वन रीजन जब मैंने सोशल मीडिया में मैं घुसा, क्योंकि आई वांटेड टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स कि भाई कम से कम पूछो तो सही। मेरे जैसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो आपके जिनके पास बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो करियर काउंसलिंग है, ये एक बच्चे के करियर को डेवलप करने के लिए, उसे पीक पे पहुंचाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, आप हिट एंड ट्रायल करो या आप किसी के गाइडेंस के अंडर चलो, आपको क्या लगता है मेंटोर आपको हेल्प करेगा ना, आपकी मदद करेगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि एवरी पेरेंट वांट्स द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, ठीक है। और एक करियर काउंसलर क्या कर रहा है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आप अक्सर देखो हमारे पास बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं ये फील्ड अच्छी है, ये फील्ड खराब है। कभी भी कोई करियर काउंसलर किसी फील्ड को अच्छा बुरा नहीं कहता, क्योंकि उसकी कोशिश ये रहती है कि वो उस बच्चे के लिए देख सके कि उसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। जब हम अपने पेरेंट या रिलेटिव से, फ्रेंड से बात करते हैं, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, करियर काउंसलर के पास ले जाने की बजाय वो अपने घर में किसी चाचा मामा इनके पास ले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर कोई एक्स पर्सन किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं, वो उस फील्ड को खराब बता देता है बजाय इस बात को जानने की उसकी क्या गलतियां थी। इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक एक स्कूल में स्टूडेंट जब खराब मार्क्स लाता है ना, तो कहता है इस टीचर ने नंबर नहीं दिए, पार्शियलिटी करिए। हाँ, इस बात को समझने की कि उसकी क्या गलती थी। द सेम रूल की इट्स ह्यूमन नेचर, हम अपनी गलती आसानी से नहीं देख पाते। सर, आपको लगता है कि कई बार टीचर्स भी समझा नहीं पाते हैं सब्जेक्ट को, या पूरी तरह से जो उनका मैसेज है, आई डोंट से दैट उनकी इंटेंशन गलत होती है, बट आई विल से कि हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब अगर हम ये कहते हैं कि 40 क्लास स्टूडेंट्स की क्लास है, टीचर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है वो एक जनरल तरीके से पढ़ा है, एंड इट इज़ वेरी ट्रू एंड वेरी नेचुरल कि हर बच्चे को नहीं समझ आएगा। बट यहाँ पे कई बार बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दे शुड अप्रोच द टीचर। वो पूछते ही नहीं है, और पूछने का भी एक तरीका है। अक्सर क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम चेक होके हमारी मार्कशीट मिली, हमारी आंसर शीट, हम टीचर से ये नहीं पूछते जाके कि मेरी इसमें क्या गलती है, हम उसको जाके कहते हैं आपने मार्क्स क्यों बांट लिए। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, राइट, ठीक है ना। आप अपनी गलती पूछो ना, फिर हर टीचर जवाब देगा। सर, कई बार ये भी होता है कि ना टीचर्स नॉर्मली या फिर बच्चे ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं क्लास में जो कि उस बच्चे के मोरल को काफ़ी डाउन कर देते हैं, लाइक यू आर डम, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे को कितनी बार बताया है। तो वो बच्चे के दिमाग में हैमर हो रहा है, और शायद हो सकता है उसे घर पे भी यही सुनने को मिल रहा होगा, तो वो भी तो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। और जब टीचिंग की जो जिम्मेदारी एक टीचर की होती है, तो शायद उसको और ज़्यादा पेशेंस रख के समझाने की ज़रूरत है। आपकी बात सही है। आई वुड नॉट अप्रिशिएट कि कोई भी टीचर इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करे, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। बट फिर वो ये कि ऐसे टीचर बहुत कम होंगे। माई पर्सनल या मेरे सर्कल में जो टीचर्स हैं वो तो ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऐसे भी होते हैं। हम न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी कई बार लगती है कि जब हम किसी न्यूज़ में देखते हैं कि उस टीचर ने सज़ा देने के लिए उस पर हाथ उठा दिया। एक बार को आई एम लाइक ओल्ड स्कूल, शायद हाथ उठाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को हर्ट कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। दैट इज ट्रू सर। वो
मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ। कई बार क्या होता है कि बच्चा एक ना ऐसे पीयर प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि उसका क्लास में वो माहौल बन जाता है, जिन बच्चों के साथ में उसने बैठ के पढ़ना है, और अगर एक बार टीचर उस पर ये स्टैंप लगा देता है, वो स्टैंप लग जाती है सर, और वो ना हैमर होती है, आई फील। तो इन दैट केस टीचर्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि देखिए, प्रेशर किसी एक तरफ से नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पर, जैसे मैंने कहा कि मेरी एक हेल्पलाइन है, जिसमें मैंने खास तौर पर से वीडियोस बनाए थे कि भाई आप ऐसी कोई चीज़ मत करो, इट्स बेटर यू कनेक्ट विद मी। तो कभी अब वो सोशल मीडिया में किसने देख लिया वीडियो और मेरे पास कॉल आ गई। तो एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल स्टूडेंट एंड शी वाज स्टार्टेड क्राइंग। हेलो करने के बाद मैंने जैसे हेलो बोला और उसने रोना शुरू किया। आई वॉज टेकन अबैक कि क्या हुआ, बिकॉज दैट वॉज अननोन टू मी। तो फिर धीरे धीरे कि वो कोटा में पढ़ाई कर रही थी, नीट की पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड अटेम्प्ट था उसका, और वो उसका कहना था कि आई वॉज जस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड, लेकिन आपका ये वीडियो पता नहीं कैसे सामने आ गया, तो मुझे लगा एक बार मैं आपसे बात कर लूँ। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है, अब परेशानी क्या है? ये परेशानी है। मैंने कहा बोलो कब डॉक्टर बनना है, मैं बना देता हूँ। ओके, सो शी वाज प्रैक्टिसिंग फॉर द तो वो नीट की सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। अब जब बात करते करते पता चला कि प्रेशर किस बात का है, तो आप सोचिए शी एक्सेप्टेड कि उसके पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं है। शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं है। वो आज अगर मना कर दे कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी, दे विल नॉट से एनीथिंग टू हर। बट जब वो घर जाती है और वहाँ रिलेटिव्स पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, या उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, वो ही प्रेशर ले रही है। तो आप सोचिए कि पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, हम कई बार पीयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स तो कुछ नहीं कह रहे, टीचर्स भी कुछ नहीं कह रहे, बट वो इंटरनली, क्योंकि इवन अ चाइल्ड वांट्स टू डू वेल, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहा कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। नीट इज जस्ट वन वे टू बी अ डॉक्टर, नॉट द ओनली वे। राइट। तो इसीलिए करियर काउंसलर के पास पहुंचने की आपको ज़रूरत होती है कि आप जिस रास्ते पे जाना भी चाहते हैं उसके लिए कंसल्टेंट आपको मल्टीपल वेज बता सकता है। सर अच्छा, ये भी एक चीज़ देखी मैंने कि ना एक इंसान ने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में वो जाके MBA करता है और उसके बाद में फिर किसी चीज़ में PhD कर रहा होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट, व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्टिक ऑन वन करियर? देखिए, आप ये बताइए कि आज से 5 साल पहले जैसा आप जीवन जीती थी, क्या आज भी आप ऐसा ही जी रही? नहीं सर, आपके थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस आए होंगे। तो द सेम रूल अप्लाइज टू दैट ऑल्सो, कि आज मुझे लगता है कि मेरे को इंजीनियरिंग अच्छी लग रही है, मैंने उसमें मेहनत की, मैं इंजीनियर बन गया। बट समय बदलता है, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, नए नए प्रोफेशंस आते हैं, यू नेवर नो मेरा कब किस में इंटरेस्ट आ गया। ट्रू। आज आप पॉडकास्टिंग कर रही हैं आप एस्ट्रोलॉजर। सर मेरे पास में भी ना, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर और एजुकेशनिस्ट का ऑलमोस्ट सेम काम होता है करियर काउंसलर का। जब हम जिस तरह बढ़ना चाहते हैं ना, तो हम वो रीजंस भी ढूंढ लेते हैं। दैट्स ट्रू सर, बट यू नो एज यू आर अ करियर काउंसलर, तो मेरे पास में भी ऐसे ही अभी बीच में एक कॉल आया कि एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया। क्या हुआ? शी स्टार्टेड कि ना मेरे को बता दो। मैंने कहा दिस इज़ माई फी। सो शी सेड आई कैन नॉट अफोर्ड। मैंने कहा व्हाट इज़ योर एज? कहती कि आई एम वेरी यंग, मीन्स शी वॉज इन बोर्ड। मैंने कहा अच्छा प्रॉब्लम क्या है? कहती है कि ना मैं, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा अच्छा चलो पैसे भाड़ में गए, बाद में देखेंगे पैसों का। बच्चे पहले, क्योंकि यंग बच्चा आपको फ़ोन कर रहा है, तो यू हैव एटलीस्ट ह्यूमैनिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दैट चाइल्ड कि भाई आप बात तो सुन लो। तो बोलते कि मैंने अभी स्कूल चेंज किया है और स्कूल चेंज करने में मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि उसने 10th के बाद स्कूल चेंज किया था। अब वो बच्ची 10th तक बहुत अच्छा कर रही थी अपनी लाइफ में। शी वॉज अटेंडिंग ऑल सोशल एक्टिविटीज़, आपके जो कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे उनमें भी बहुत अच्छा कर रही थी, स्कूल में भी बहुत अच्छा करती।
बट स्कूल चेंज होने के बाद में उसकी परफॉर्मेंस जैसे ही डाउन गई, शी स्टार्टेड टेकिंग प्रेशर एंड पेरेंट्स को वो बोल नहीं पा रही। एंड पेरेंट्स का ये हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम, दो पेरेंट्स पूछ रहे हैं लेकिन नहीं, मुझे बोलना नहीं है। अब वो जो है, साथ में ब्रदर ने एक साइंस का स्ट्रीम लिया है, तो पेरेंट्स ने पुश करके बच्चे को साइंस में स्ट्रीम में करवा दिया। तो इस केस में आप बच्चे से, मैं तो बच्चे से बात कर रही हूँ, पेरेंट्स से तो हम जा ही नहीं पाते वहाँ, क्योंकि बच्चा छुप के बात कर रहा है। बट अगर पेरेंट्स राइट टाइम पे एक काउंसलर से बात कर लें तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल। सो इन दैट केस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द राइट एज, बिकॉज 11th में ये प्रॉब्लम इस बच्चे ने फेस कर ली। सो व्हाट इज़ द राइट एज फॉर द करियर काउंसलिंग? देखिए, एक बात बताऊँ, आप इस बात को समझिए कि करियर कंसल्ट, जैसे टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता। इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग टाइम विद द स्टूडेंट, वो एज अ मेंटोर भी बात करता है। वो बच्चों के थॉट प्रोसेस को भी करेक्ट करता है जब उनसे बात करता है। सिमिलरली जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, करियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, अच्छा हम 11th में गए, हम स्ट्रीम पूछ लेते हैं बस, ठीक है, या फिर मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मैं उनको फॉलो करूँ, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। हमें करियर्स को बिल्ड करना है। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना मुझसे कि अगर इंजीनियरिंग करने के बाद आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप इस बात को समझिए, हमारी डिग्री इज नॉट अ केज, इट इज अ टूल जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो एज लाइफ विल कम, हमें चीजें और भी अच्छी लगेंगी और हो सकता है हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज उसमें एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहिए। तो हमें हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। देयर इज नो एंड टू, मतलब ये बात जरूरी नहीं लर्निंग केवल स्कूल या कॉलेज में थोड़ी होती है, वो तो फुल लाइफ है। लाइफ life अपने है। अपने तरीके से आपको लर्निंग्स तो सिखा देती के, रहेगी। तो आपको कब क्या अच्छा लगेगा और इस वजह से आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। आई तो थिंक आपको दैट्स व्हाई बढ़ना यू चाहिए। सेड आई एम स्टिल अ लर्नर। बिल्कुल। तो सर आई नेवर न्यू व्हेन आई वाज इन स्कूल कि मैं करियर कंसल्टेंट बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं स्टडी अब्रॉड में चला जाऊंगा, और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक हैंडराइटिंग थेरेपिस्ट बन जाऊंगा। ओह वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। आपने मतलब मुझे ये नहीं पता था। इसीलिए बोलते हैं पॉडकास्ट में ना ये चीजें निकल के आते हैं। तो सीखते रहना चाहिए, और आगे क्या सीखने वाला हूँ अभी तो मुझे खुद नहीं पता। ट्रू। तो सर, जब अब्रॉड के लिए आप बच्चों को अब्रॉड स्टडी के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो आप क्या उनके लिए गाइड करते हैं? किस स्ट्रीम के लिए बच्चे ने अगर पीसीएम लिया है तो उसे फर्दर किस में जाना चाहिए, कौन से ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, या किस कंट्री के लिए जाना चाहिए? हाउ टू चूज दैट थिंग एंड द राइट वे? देखिए, हमारे पास जो अक्सर पेरेंट्स जो आते हैं, अब तो फिर भी अवेयरनेस बढ़ रही है, बट देयर वाज अ टाइम जब हमें यूएस जाना है, हमें यूके जाना है, तो एज कंसल्टेंट्स हमारा काम होता था क्यों जाना है, वाई, ठीक है ना। तो वहाँ भी कंसल्टेंसी उसी पॉइंट से शुरू होती है कि करना क्या है बाहर से, ठीक है ना। तो वंस द प्रोग्राम ऑफ स्टडी इज डिसाइडेड, फिर एक कंसल्टेंट का काम ये नहीं होता कि फिर उसके हिसाब से आप ये कहो कि यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी, यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी तो कंट्री अपने आप डिसाइड होगी, राइट, ठीक है ना। और मिडिल क्लास में या बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, तो ये भी देखना होता है कि जिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए वो जा रहा है बच्चा, वहाँ उस कंट्री में वो इंटर्नशिप्स अवेलेबल होंगी, या अगर वो ये सोचता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज वो कुछ साल वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो उस तरह की जॉब्स के लिए वो कंट्री सही है क्या। तो वो पूरी जर्नी कंसल्टेंट पहले से विजुअलाइज करता है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो आप बेसिकली उसमें पूरी रिसर्च, बिल्कुल। और अब एडिशनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बजट, पेरेंट्स कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके इस हिसाब से आपने जो अभी तक की गाइडेंस दी, उसमें बच्चे को कब अब्रॉड भेज देना चाहिए हमें? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? देखिए, मेरा सजेशन तो हमेशा ये रहता है कि 12th के बाद भेजा जाए, क्योंकि फिर वो उनके हायर एजुकेशन के सिस्टम में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है।
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हाँ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी हाँ, है, तो उसको करना है। इन अ वे उसके लिए फिर वहाँ पे मास्टर्स करना आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जैसे अगर पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, पीएचडी इज मोस्टली इनटू रिसर्च। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस जरूर आ रहे हैं बट वो स्लो हैं, बहुत स्लो है। ठीक है ना। तो यहाँ से मास्टर्स करने के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इनटू पीएचडी अब्रॉड। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च का इतना स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है। तो ये जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग दे देती है, तो वो कुछ ही प्रोजेक्ट्स पे देती होगी ना, उसमें सिलेक्टेड होती देखिए है। स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ के लिए जाना चाह रहा है, उसके लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि गिव मी सब 5 पॉइंट्स जिसके बेस पे मैं आपसे ये डिसाइड कर सकता है एक बच्चा कि यस आई एम परफेक्ट फॉर गोइंग अब्रॉड, तो मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें अपने करियर में करनी चाहिए, 5 चीज़ें जिसको मैं अगर फर्दर अपने करियर को देख रहा हूँ अब्रॉड में। तो देखिए जैसे हमारी कंट्री में सिस्टम क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए आपको 12th में मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। बाहर ऐसा नहीं होता, वो मार्क्स इज वन ऑफ द पैरामीटर्स, लेकिन वो उस बच्चे का इंक्लिनेशन भी देखते हैं कि वो आगे क्या करना चाह रहा है, या अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उसने क्या एडिशनल प्रोग्राम्स किए हैं या क्या किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जिससे ये शो हो सके कि हाँ वो एक्चुअली मोटिवेटेड है उसी फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो वो आपको प्रोफाइल अपना अकॉर्डिंगली बिल्डअप करना पड़ता है, चाहे यहाँ पे इंटर्नशिप्स करिए, चाहे यहाँ पे एनजीओज में को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सम हाउ यू शुड शो कि आपका इंक्लिनेशन उस तरफ है, सो दैट सामने वाले को पता लगे कि हाँ यू आर डिफरेंट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग दैट सब्जेक्ट, आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पता हो कि एक्चुअली में वो एक्सप्लोर क्या करना चाहता है, क्या उसके लिए उसे रेगुलर काउंसलिंग के लिए आते रहना चाहिए या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको आपको इसको ऐसे कह सकते हैं कि यू शुड स्टे कनेक्टेड विद द काउंसलर। आजकल काउंसलर्स एनुअल पैकेजेस देते हैं, ठीक है, कि भाई आप उनसे हर समय बात कर सकते हैं, जिसका जो भी तरीका हो करने का। हाँ, अगर आपको कहीं तो इट इज बेटर ना कि आप अपने फ्रेंड से पूछें, उसकी बजाय आप काउंसलर से डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि फ्रेंड भी तो तुम्हारी एज का ही है। बिल्कुल, उसको भी तुम्हारी जितनी नॉलेज होगी। बिल्कुल। एंड पेरेंट्स का भी डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आज वो किस सर्कल में है, बिकॉज आई थिंक वो सर्कल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। तो उसके बेस पे ही शायद एक पेरेंट भी अपने बच्चे को काउंसिल कर पाता होगा। तो उनकी अपने लिमिटेशन है ना। तो आप किसी पेरेंट से पूछो तो इन जनरल 8-10 फील्ड से ज़्यादा वो नहीं बता पाते, राइट, ठीक है ना। बट अगर आप कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वैसे तो ये कहा जाता है अराउंड 12,000 फील्ड्स हैं। Sir, what is the difference between a professional career counselor and the counselors? Those come nowadays in schools to give and check the aptitude and the capability of the student कि इस बच्चे को ये स्ट्रीम ले लेना चाहिए। देखिए ये इस बात का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हैं तो सारे काउंसलर्स, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर काउंसलर्स काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ जाते हैं, तो बेसिकली दे आर फिशिंग एट दैट टाइम, दे आर नॉट काउंसलिंग। जब स्कूल इनवाइट कर रहा है, स्कूल अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ इनवाइट कर रहा है तो द सेम प्रॉब्लम। लेकिन आजकल डिफरेंस इसलिए आया कि स्कूल्स हैव स्टार्टेड हायरिंग काउंसलर्स, वो उनके पेरोल्स पे आ रहे, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अब बच्चे को स्कूल में ही काउंसलिंग वहाँ पे जा सकता है, उनसे कनेक्ट कर सकता है। तो अब उस काउंसलर को कुछ और नहीं करना, वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं काउंसलिंग करना, वो उस बच्चे की काउंसलिंग कर रहा है। तो दैट इज अ ग्रेट स्टेप जो स्कूल्स ने लेना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू यू विच बोर्ड, द स्टडी बोर्ड इज द परफेक्ट वन और द बेस्ट वन? नहीं, दिस इज ये इसको नहीं कहा जा सकता, ये सब क्या सारे बेस्ट हैं। हाँ, सब बट अगर मुझे या मेरे बच्चे को फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहती हूँ या कोई पेरेंट अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहता है, तो उस केस में कौन से बोर्ड को वो चूज करे जिससे कि उसके लिए लाइफ की जो जर्नी है, जाने की जर्नी है, जो इजी हो जाए? ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम कहें अब हमारी कंट्री में जो CBSE बोर्ड है, IGCSE बोर्ड है, तो सभी के स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रिकग्नाइज्ड बोर्ड्स हैं। तो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी उनको रिकग्नाइज करती है, बस उनके पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बट फिर भी जो IB बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट, क्योंकि वो अक्रॉस द वर्ल्ड बोर्ड है, तो अगर पेरेंट्स का पहले से ही प्री डिसाइडेड है तो बच्चे को उस सिस्टम में वो ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ परसेंट उसको आसान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि किसी और बोर्ड से अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। एक बच्चे को एक उसके साथ साथ अपनी नॉर्मल बोर्ड के साथ साथ कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए जिसके लिए कि जिस भी फील्ड में वो जाता है तो एडिशनल सर्टिफिकेट्स वो इंडिया से लेके जा सके कि मेरे को वहाँ जाके लाइफ आसान हो जाए या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए। देखिए, अब ये चीज़ हम सर्टिफिकेशंस के हिसाब से तो वो तो डिपेंड करता है कि वो किस प्रोग्राम ऑफ स्टडी में जाना चाहता है, ठीक है। एडिशनली आप ये कह सकते हो कि अगर वो किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में जा रहा है, जैसे फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया कुछ, तो इट इज़ बेटर कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को जाने समझे। तो दैट विल, क्योंकि हर समय तो यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा, इवन इफ द स्टूडेंट इज गोइंग फॉर एन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इन दीज यूरोपियन कंट्रीज, तो लेकिन तब भी वो लोकल लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करेगा और मार्केट भी जाएगा। तो अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है तो इट ऑलवेज हेल्प्स। और वैसे भी आजकल हम कहते हैं कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हो तो दैट एड्स टू योर प्रोफाइल। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज which countries are going to be the best for coming future for the students? देखिए, इंडियंस जो हैं ज़्यादातर जो इंक्लिनेशन रहा है वो हमेशा US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस तरफ रहा है। और लेकिन जो यूरोप है, यूरोप की एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है। Okay. तो हम कहते हैं कि जो हमारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ पे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जैसे कि एक है इरास्मस मुंडस, ठीक है ना। ये अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स को लेती है। तो अगर आप उन स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई कर पाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी एजुकेशन इज लाइक फ्री। ओके, मतलब आप ये मान के चलो वो 1200 से 1400 यूरो पर मंथ आपको देते हैं, जिसमें आपका सारा खाने पीना रहना सब कवर हो जाता है। तो सिर्फ पेरेंट को जो है फर्स्ट 1 ईयर का आई थिंक वो नहीं, उसमें वो भी नहीं देना, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, आने जाने का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। सो दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स। वो मास्टर्स के लिए होती है। और व्हाट अबाउट द ग्रेजुएशन? डू वी हैव एनी दैट काइंड ऑफ प्लान फॉर द ग्रेजुएशन आल्सो? ग्रेजुएशन में ये होता है कि उसमें आप ये कह सकते हो कि 1 ईयर का, जैसे जर्मनी है फॉर एग्जांपल, अगर उनकी ट्यूशन फीस फ्री है तो आप एक ब्लॉक अकाउंट खुलता है जिसमें आप 1 ईयर के आप लाइफ एक्सपेंसेस को उसमें डाल देते हैं और उसके बाद द चाइल्ड इज एबल टू डू इंटर्नशिप्स, तो दैट अमाउंट इज सफिशिएंट, गुड इनफ फॉर हिम टू सर्वाइव इजीली। और आपके हिसाब से मतलब एक मोटा मोटा अगर हम अंदाज़ा लेके चलें कि कितना अमाउंट साल भर के लिए बच्चे को ज़रूरत पड़ता है? देखिए, आप जो उनका ब्लॉक अकाउंट होता है वो आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि आपको 11-12 लाख रुपए डालना है, ठीक है ना। एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद उसका जो मंथली एक्सपेंस है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप उसको 800 यूरोज मान लीजिए। लेकिन अगर वो इंटर्नशिप करता है तो 1000-1200 यूरो वो अर्न कर लेता है, तो इट्स प्रीटी सफिशिएंट। तो वो बच्चा अपने आप से वहाँ रह के ईजिली कर लेता है। किसी को हार्ट इशू है, मैं आपसे तुरंत पूछ लूंगा कोई अच्छा कार्डियक बताइए, लेकिन मैं आपसे ये आसानी से नहीं पूछ पाऊंगा कि मुझे कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट बताइए। दैट्स ट्रू, क्योंकि हम खुद ही ये सोच रहे होते हैं कि द मोमेंट मैंने आपसे ये पूछ लिया तो क्या कोई मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, आई थिंक उससे क्या मैं पागल हो रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर। और उससे भी बड़ा पॉइंट होता है लोग मुझे जज करेंगे, मेरे घर की कंडीशन को जज करेंगे। द पीपल, द मोमेंट आई एम गोइंग टू ऑटो सच वर्ड, दे आर गोइंग टू बी जज। तो यही समस्या, हम क्योंकि उसको डिजीज मान ही नहीं रहे, हम ये नहीं मान रहे कि अगर हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे वो कुछ दिन हमें ट्रीटमेंट देगा हम ठीक हो जाएंगे। पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट, तो ये बड़ी समस्या है। तो उसी तरह से काउंसलिंग का उनको लगता है कि अब तो ओवर द इयर्स आई हैव सीन पेरेंट्स आर मोर वेलकमिंग, अब वो आते हैं बात भी कर रहे हैं।
वरना शुरुआत में तो क्या होता था, वो काउंसलर के पास इसलिए आते थे कि आप हमारे बच्चों को कन्विंस कर दो जो हम कह रहे हैं वो सही है। हाँ, ये भी होता है। रिसेंटली मेरे साथ हुआ है सर ये, एंड यू वॉन्ट बिलीव, हुआ मतलब जो आए मेरे पास में, वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। वाइफ वॉज रेडियोलॉजिस्ट एंड हस्बैंड इज डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सन इज IAS एंड डॉटर वॉज परसुइंग फॉर MBS। तो सर उसमें कुछ अब बच्चा जो है एक मेंटल स्टेट से जा रहा है, कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम हुई जिसमें उसका ब्रेकअप हुआ, सब हुआ। बट अब इन लोगों के लिए एक ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है कि बच्चे की मेंटल कंडीशन नहीं देख रहे हैं और उसको ये बोला जा रहा है अरे तुम इस साल फेल हो जाओगी। जब वो आए मेरे पास तो उन्होंने अपना फ़ोन रखा कि रिकॉर्ड करके कि आप ना ये चीज़ें बोल दो कि मेरे बच्चे को वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को क्या कहते हैं इस पे जाने की ज़रूरत है, पेंटिंग वगैरह करे, ताकि वो मेरी वॉइस में जा रहा है। ये सब वो अपने वो सुनाना चाहती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम एक्चुअली आपकी बेटी से ज़्यादा ना आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप मानेंगे 10 में से 7 या 8 बार we end up counseling the parents. That's really important. That's what I felt. Nowadays, parents require more counseling than children. तो ये होता है। और उसके बाद में वो जब मैंने उनको वो बोला, मैंने कहा मैम क्या होगा, मैंने जो डिग्री आपको 2 साल बाद मिलने वाली है, आज या इस साल मिलने वाली है, वो 2 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका बच्चा रहेगा तो मिलेगी ना। अगर बच्चे पे इतना प्रेशर बना दोगे कि बच्चा आपसे बात ही नहीं कर पाएगा तो क्या कर लोगे? कितने आप केसेस देखो। एक किस्सा बताता हूँ। एक स्टूडेंट थी क्लास 12th में, उसके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मदर होम मेकर। वो बच्ची साइकोलॉजी में जाना चाहती थी। देवर पेरेंट्स वर डेड अगेंस्ट। तो एक बार उसकी मॉम मुझे मिली, सर इसको समझाओ, दिलवा उन्होंने उसको साइंस दी कि साइंस कर ले तो ठीक है, अगर तुझे कॉमर्स नहीं करनी मत कर, लेकिन साइकोलॉजी नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा साइकोलॉजी में क्या समस्या है आपको? साइकोलॉजिकल इशू। तो उनका जवाब था कि वो सर वो खुद ही पागल हो जाते हैं, हमारा बच्चा चला जाएगा। मतलब अब आप इस जगह से क्या बात करोगे? तो जो प्रेजुडिशियल बायसेस है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब यूजुअली जो हमारे पास पेरेंट्स आएंगे वो 40s में होंगे, 50s में होंगे, क्योंकि 12th का बच्चा है तो वो उनको लगता है हमें सब पता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि वी नो एवरीथिंग। ये एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है सर। अच्छा, आपकी बात अगर उन्हें समझ में नहीं, कुछ केसेस में आप ये भी देखेंगे आपकी बात उन्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे काउंसलर के पास चले जाएंगे। वो एक्चुअली वो काउंसलर के पास इसलिए गए हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। अगर काउंसलर कुछ और बोल रहा है तो दे विल ट्राई टू गो टू समबडी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। बट टाइम्स आर चेंजिंग, पहले से अब है, कम से कम आ तो रहे हैं, अप्रोच तो कर रहे हैं। हाँ, एंड आई होप सो कि लोग ज़्यादा ओपन हो अपने बच्चों के करियर को लेके भी, जिसमें कि उन्हें वो चॉइस दी जा सके। असल में देखिए, कई बार मैं कहता हूँ पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। हमारी जो कंट्री में सिचुएशंस हैं, हम अपने फ्यूचर को लेके ना बहुत इनसिक्योर रहते हैं। ट्रू। तो पेरेंट इज उसके एट द बैक ऑफ हिज माइंड यही है कि मैं बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर दूं, ठीक है ना। बट वो इतना उसको नहीं करना। डेस्टिनी विल एक्चुअली टेक इट्स कोर्स। ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा करेगा। आपने भी तो किया है, आप यहाँ तक पहुँचे, बच्चा भी करेगा। लेकिन सर होता क्या है ना, हम अपने बच्चे को एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। वही तो बात है ना। बेसिकली प्लेटफॉर्म भी नहीं है। प्लेटफॉर्म होता था हमारे टाइम पे कि अच्छा ठीक है तुम्हारे को इतना पढ़ा दिया ना, अब इसके बाद में तुम निकल जाओ। लेकिन अब आज के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए एम्पायर खड़ा कर दें, उसको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो। वो देखिए, वो हर पेरेंट की कोशिश रहती है, बट वो पुरानी कहावत है ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और सपूत तो क्यों धन संचय। और ये बात बिल्कुल सटीक है आज भी। बिल्कुल, अगर वो कपूत है तो वो तुम जितना भी वो कर दो सब गवा देगा, और सपूत है कुछ मत दो, अपने आप से सब कुछ बना लेगा।
तो ये बच्चे, मेन चीज़ मुझे लगता है कि कई बार होता है पेरेंट्स को अपने बच्चे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ये जितना हमने कर लिया वो इतना कर पाएगा। यार लाइफ चेंज हो रही है, आपने जो हार्डशिप देखी थी वो अब वैसे वाले सर्कमस्टांसेस नहीं है। यस, हार्डशिप इज डेफिनेटली देयर, बट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। बच्चों का मेंटल जो डेवलपमेंट है वो वैसा हो रहा है जिसके हिसाब से वो अपने लाइफ की उन सारी चीज़ों को समझना सीख जाएंगे। हाँ, आप we can watch parents को भी सीखना होता है actually. they actually need more patience being a parent. Definitely, that's very much required. तो सर व्हाट यू से अबाउट कि कई बार जब बच्चे कुछ फेल कर जाते हैं कुछ क्लासेस में, और उस टाइम पे आपको क्या लगता है बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उनकी हिम्मत को कैसे बढ़ाना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें फॉर द फर्दर स्टडीज? देखिए, पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि क्या उनके सब डिसीजन हमेशा सही हुए हैं। ठीक है ना, गलतियां हमसे भी होती हैं लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, हम फिर से कोशिश करते हैं। वही चीज़ बच्चों के साथ है। अगर बच्चा अब फेल हो गया, चलिए हम फेल शब्द का इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं उसने कुछ गलती की होगी, तो बस हमें इतना ही करना है कि वी शुड सेट बैक, देखना चाहिए उसके क्या रीजंस हैं। कोई बात नहीं, हो गया, आगे बढ़ो। एक फेलियर या एक एग्जाम में खराब रिजल्ट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सर आपको लगता है कि कोई भी पेरेंट अपने राइट परसेंटेज ऑफ 10th अपने बच्चे से शेयर करता है? कम होगी तो बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे अपने ही फ्रेंड सर्कल में है, मैं आपको बताऊं, जब मैं उस लड़के से पहली बार मिला था 5th स्टैंडर्ड में, तो जैसे टीचर ने पूछा कि भाई क्या करना है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि उसके फादर डॉक्टर थे बट ही पास्ड अवे जब वो बहुत छोटा था, तो उसके मन में था मुझे पापा की तरह डॉक्टर बनना। 12th में नीट का एग्जाम, मतलब उस समय नीट नहीं होता था, MBBS का एग्जाम दिया उसने, एंट्रेंस, ही कुड नॉट क्लियर इट। कोई बात नहीं, फिर अटेम्प्ट दिया, फिर क्लियर नहीं हुआ, तो लेकिन उसके मन में था मुझे करना यही है, तो नोबडी स्टॉप्ड हिम एट होम। आज वो एक अच्छा वेरी सक्सेसफुल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, 30 अटेम्प्ट में उसका क्लियर हो गया। अब कौन जान रहा है कि उसने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया था? राइट, ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो डिटर्मिनेशन हैज टू बी देयर, द क्लैरिटी हैज टू बी देयर। जब हमारे अपने डिसीजन सारे सही नहीं होते तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और बच्चा कुछ में भी कुछ सीखेगा ना, कम से कम उसे ये, कई बार हम कहते हैं जब हम कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से नहीं मिलना चाहिए, उनसे भी मिलना चाहिए जो फेल हो गए। वो ये बताएंगे क्या नहीं करना। तो एवरीथिंग इज अ लर्निंग, एंड बी इन द लर्निंग प्रोसेस इन द माइंडसेट। हाँ बिल्कुल, हमें हार क्यों मारनी है? इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन द लाइफ, आपको सीखते रहना है। तो हर चीज, हर इंसिडेंट लाइफ का कुछ ना कुछ सिखाता है, उस पर हमें आगे बढ़ना है। अब आज रिलेशनशिप्स की बात ले लीजिए आप। अगर आज हम कह देते हैं ना कि अगर किसी कपल का रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो आप डाइवोर्स ले लो, तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि अब तुम्हें आगे कुछ नहीं करना, वो सब आगे बढ़ते हैं ना। तो दैट रिलेशनशिप वाज अ फेलियर, लेकिन हो सकता है उन दोनों को रियलाइजेशन हो हम दोनों ने पिछले में क्या गलतियां की थी जो हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया। ऐसा भी होता है, लोगों की 3-3 शादियां फेल होती हैं। सम पीपल यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आपके 40s 50s में जाके या तो पता चलता है कि उनको चौथी मैरिज में वो राइट पार्टनर मिला है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख चुके होते हैं कि उन्हें अपने उस पार्टनर में क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि उन्हें ये समझ में आता है कि दिस पाथ इज नॉट माइन, तो मुझे इस यहाँ पर परसों ही नहीं करना है। आई विल गो फॉर द इधर लिविंग फॉर, या फिर जो मेरा लाइफ चल रहा है आई विल गो एंड डेट, ओपन डेट, ठीक है मुझे जाने दो। तो कम से कम वो बच्चे को, वो उस इंसान को अपना पाथ मिल जाता है। तो सेम चीज़ आप करियर में भी करते रहोगे क्या पूरी लाइफ? देखिए, चेंज तो आएगा ही आएगा, हमेशा चेंज। ह्यूमन जो है वो एक उसमें बंद के नहीं रहता, फिर ग्रोथ रुक जाएगी। ट्रू, ठीक है ना। तो फिर अगर वो किसी भी रूप में सेल्फ लर्निंग प्रोसेस पे आगे बढ़ रहा है तो हमें बढ़ते देना चाहिए, ग्रोथ वहीं पे।
ग्रोथ वहीं पे है। तो सर कई कई बार होता है कि आपने देखा होगा द पेरेंट्स दोज आर कमिंग फ्रॉम द टिपिकल बिजनेस फैमिलीज एंड दे हैविंग जनरेशनल बिजनेस। तो उसमें होता है नहीं मैंने ये किया है तुम्हें भी यही करना है, इसी टाइप का बिजनेस करना है और आपको भी बिजनेस में ही आना है। डू यू थिंक दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट डेस्टिनी एंड द माइंड सेट विच कैन बी मेड दैट बच्चा आपका एक टाइम तक आपको समझेगा कि अच्छा बिजनेस करना है, बट ऐसा कोई एक सडन पॉइंट आ जाए जहाँ से वो यू टर्न ले और बोले कि नहीं मुझे अब जॉब में जाना है या मुझे डिफरेंट टाइप का करियर चूज करना है, दैट इज पॉसिबल? बिल्कुल। हम फ्यूचर कैसे फोरकास्ट कर, डेस्टिनी थोड़ी बता सकते हैं किसी की। ऐसा कोई किस्सा हुआ जिसने कि उसने सडनली चेंज कर दिया होगा लाइफ में? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बिजनेस फैमिली थी, रियल रिच पीपल, और बच्चा जो है ठीक है स्कूल जाता था, पढ़ाई में कुछ विशेष मन नहीं था, उसे पता था मुझे यही सब करना है। क्लास 10th में वो स्कूल से घर आ गया और डिक्लेयर कर दिया मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा। ठीक है, पेरेंट्स ने कहा ठीक है नहीं पढ़ना तो लगो बिजनेस में फिर। हाँ। आप सोचिए 3-4 साल वो लगा रहा, अब वो देख रहा है, मिल रहा है, काम कर रहा है। somehow he realized, अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन आया कि आई मेड अ मिस्टेक, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। अब मैं कहूँगा कि द करेज ऑफ द चाइल्ड, वो अपने सेम स्कूल में गया, प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात की कि सर मैं पढ़ाई छोड़ दी थी बट आई वांट टू स्टार्ट अगेन। वाह। आप मानेंगे उस बच्चे ने फिर जब अपने मन से गया 10th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। नाउ ही इज नॉट डूइंग हिज फैमिली बिजनेस बट हिज सीए फर्म चलाता है। दिस इज अमेजिंग। एंड वो टीचर्स ने उसको वहां पर सपोर्ट किया, बेसिकली बच्चे का करेज भी वहां पर हुआ और टीचर जो आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ने वहां पर सपोर्ट किया कि ठीक है आप आओ, इफ यू वांट टू स्टडी वी आर such kind of principles are required in life। ऐसे बच्चे भी होने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है सर आपने स्टडी छोड़ दी, बच्चा शर्म के मारे दोबारा रीअटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तो और लेकिन उसको हर बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में या फिर अपना रिज्यूमे आगे देने में बढ़ाने में उसे वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस शेम के साथ में जीने को राजी है बट रीअटेम्प्ट करने को तैयार नहीं होता है। तो वो तभी कहते हैं कि थोड़ा सा घर का माहौल सपोर्टिव होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन आप देखो ना, जो फैमिली का बिजनेस था उन्होंने कहा ठीक है भाई करो, काम तो करना ही है, बट अब उसकी अपनी गलती का एहसास हुआ तो ही मेड अमेंड्स। सर ऐसे ही आप देखेंगे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको ना एक फैंटेसी है शायद, और शायद उनकी आज की रिक्वायरमेंट भी है टाइम के हिसाब से, जो जैसे टाइम चेंज हो रहा है, करियर चेंज हो रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो भी जाके बाहर पढ़ें। तो उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जब जो एक बच्चा ICSE बोर्ड से निकला है या CBSE से निकला है और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो किस तरह से अपनी स्टडीज़ पे और स्पेसिफिक इंग्लिश पे, क्योंकि मोस्टली हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की बात करते हैं, तो किस तरह से काम करें कि उन्हें वो कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन गो एंड सर्वाइव देयर, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दैट पर्सन नीड टू एक्वायर? देखिए, जो इंडिया में पढ़ाई का प्रेशर आता है वो पढ़ाई से ज़्यादा ना एडमिशन का प्रेशर है एक्चुअली। आपको मार्क्स क्यों चाहिए कि आप कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और कोई प्रेशर नहीं। द परसेंटेज कट ऑफ, मतलब इट इज़ इनसेन कि अगर आप 95, 96, 97 पे भी आपका एडमिशन नहीं हो रहा, 98, 99 पे भी नहीं हो रहा फिर। और द ट्रूथ इज, अगर आप बच्चों को देखो जिसके 98 आए या जिसके 90 आए, कोई खास फर्क नहीं है उनके इंटेलिजेंस में। तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, मार्क्स गिर जाते हैं। अगर मैं आइडियली कैलकुलेटिव आपको बताऊं, हमारे यहाँ बेस्ट 4 चलता है, ठीक है। अगर आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी 1% कम हो गई एग्रीगेट पे।
तो आपका एडमिशन रह गया। तो बट क्या बाई चांस वो एक क्वेश्चन गलत होना उस बच्चे की इंटेलिजेंस को थोड़ी मैटर कर रहा है? और अगर ऐसा होता तो सारे टॉपर्स ही टॉप पोजीशंस पे होते, ऐसा तो नहीं। सर आपको कहीं पर ऐसा लगता है, ये जैसे आपकी बात से मुझे अभी लगा मेरे को एक बार पूछ लेना चाहिए कि ऐसा होता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं? भाई देखिए, अब इसका तो या तो कोई स्टैटिस्टिक्स हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई या लाइफ में जो भी काम कर रहे हो वो रिलैक्स्ड और इन्जॉय करके कर रहे हो तो फिर आप कुछ ना कुछ बन जाओ। क्योंकि ना मुझे लगता है सर, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था, रीज़न इसके बच्चे जो सामने बैठे होते हैं ना फ्रंट बोर्ड डेस्क पे, उनके ऊपर ना एक अपने आप में एक प्रेशर होता है कि आई कैन नॉट फेल, या मैं कम मार्क्स नहीं ला सकता। अब वो क्या होता है, स्कूल्स में तो बहुत अच्छा करते हैं, कॉलेज तक आपने अच्छा कर लिया बिकॉज दोज आर एकेडमिक्स, बट आप लाइफ के ना डिफरेंट सिनेरियो में एंटर करते हैं अपनी ग्रेजुएशन या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद। तो लाइफ का काम है टीच करते रहना, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो कितने लोग देखिए, मैं ये बात इसको थोड़ा सा इस तरह से कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट एजुकेशन वी हैव, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास लाइफ स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और लाइफ स्किल्स में कुछ भी आ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी लाइफ स्किल है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो भी एक लाइफ स्किल है। आप लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैं एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट ना कह के उसको लाइफ मैनेजमेंट कहता हूँ, क्योंकि हम कब क्या कैसे करना चाहते हैं अगर हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो लाइफ स्किल। अगर हम प्रेशर कुकर सिचुएशंस में हिम्मत नहीं हारते, दैट इज़ ऑल्सो लाइफ स्किल। वो सब चीज़ें अक्यूमुलेट होके हमें एक बेटर पर्सन बनाते हैं। ऐसे किस माहौल में सर बच्चों को रहना चाहिए जहाँ पर कि अगर मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं भी है, सो आई एम सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड टुवर्ड माई स्टडीज, टुवर्ड माई करियर? भाई उसके लिए फिर हम ये कहेंगे कि बच्चे को जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसको जितना ज़्यादा हम उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, एक्सपोजर दें। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वो गिरता भी है ना, लेकिन हम उसको गोदी में तो नहीं उठाएंगे, कि हमें पता है कोई बात नहीं, वो उठेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं डाउन द लाइन जब हम बड़े होते जाते हैं पेरेंट्स डरना शुरू कर देते हैं, तो वहीं नुकसान हो जाता है। दैट्स ट्रू सर। तो लेकिन यही चीज़ हमारे को अपने बच्चों को दिमाग में डालने की ज़रूरत है, या फिर सब पेरेंट्स को भी, इवन चिल्ड्रन को भी? देखिए, हर चीज़ कहीं नहीं जाती, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, घर का माहौल वैसा होना चाहिए। एक बात बताइए, मैं आपको ये कहूँ आप मुझे रिस्पेक्ट करो, तब आप मुझे रिस्पेक्ट करोगे। फिर वो हमारे बड़े वाले बोलते थे, इज्जत ना, वो जो शर्म होती है ना वो आंखों में होती है, बातों में नहीं होती है। तो वो वाली बात आ जाती है। तो हमारा मैं अगर घर में बैठा हूँ तो मेरा पूरा ऑरा ऐसा होना चाहिए कि माई किड्स शुड बी एबल टू अप्रोच और मुझसे बात कर सके। That friendly nature and that कि अच्छा बडी सिस्टम हैज टू बी देयर। हाँ, अगर बडी सिस्टम नहीं है तो शायद बच्चा वो फिर अपने फ्रेंड्स में या फिर उनके पेरेंट्स में ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। एंड अगर किसी तरह से आई थिंक यहाँ पर भी एक वो होना चाहिए कि अगर किसी फ्रेंड तक वो बात पहुँची है और उसके पेरेंट्स वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट एग्जाम्पल कि अच्छा देखो अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो देखो वो कैसे आया था, वैसे हो जाएंगे, अच्छा हम तो उनसे तो अच्छे हैं ना, कम से कम तुम बाहर तो नहीं जाना पड़ा। सो दोज काइंड ऑफ बिहेवियर ऑल्सो हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। देखिए, अब उसको हम किसी डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ सब लोग अलग अलग हैं, सब परिवार अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो सबको अपने हिसाब से ही वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ये बात सही है। लेकिन हाँ, इफ़ वी आर एट पीस विद द सिचुएशंस तो सब अच्छा होगा। सर द सोशल लाइफ और द सोशल आप बोल सकते हो जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
आज के टाइम पे सबके हाथ में मोबाइल है, आपको क्या लगता है बच्चा कितना कंसिस्टेंट रह पाता है और इसका कितना बैड इम्पैक्ट जो है बच्चे की स्टडी पे, उसकी करियर पे पड़ रहा है? जैसे जब इंटरनेट आया था, ठीक है, तो वी यूज टू सी कि अगर इंटरनेट है तो एग्जाम्स हैं तो पेरेंट्स इंटरनेट कटवा देते थे घर से। ठीक है ना, ये हमने एक्सपीरियंस किया, ऐसा होता था। और बट देयर वर, आप मोबाइल्स भी, मैं कहूँगा कि इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड टेक्नोलॉजी। इट इज़ अप टू अस। इंटरनेट पर तो सब कुछ है, वो तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता था उसे, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप वहाँ से लोगे क्या। आज मोबाइल के रूप में आपके हाथ में ही सब कुछ आ गया। अब इट इज़ अप टू यू, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो या अपनी वीकनेस बनाना चाहते हो। ये गाइडेंस हमें अपने बच्चों को देनी है कि आप क्या चाहते हो, और कहीं ना कहीं बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है कि इट इज़ योर लाइफ, तुम उसे कैसे बनाना चाहते हो। तो अगर ये डिवाइस आपके लिए हिंड्रेंस होनी चाहिए या आपके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये लेकिन कई बार होता है कि व्हाट डू यू थिंक कि कितना सही है और क्या एज, कौन सी सही एज है बच्चों को मोबाइल या इंटरनेट देने की? डू यू थिंक दैट कि आज के टाइम पे जैसे अभी जो माहौल चेंज हो रहा है, तो छोटे से बच्चे के पास में भी वो एक्सेस है कि वो अपने यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया पे क्यों है? देख ले? क्योंकि पेरेंट्स आर बिजी। फिर तो गलती तो पेरेंट्स की है, आदत तो वही डाल रहे हैं। सर बट अगर आज के माहौल को देखो तो सिंगल पेरेंट अर्निंग से काम चलता नहीं है, तो दे हैव टू गो फॉर द। बट ठीक, जितनी देर आप हो मौजूद उतनी देर आप, अब पता चला पेरेंट खुद ही रील्स में लगे हुए हैं। तो बच्चे ही क्या गलती। ये भी होता है, फिर ये भी होता तो है। सिर्फ बच्चे के लिए तो कहते, एक बात बताइए, कोई छोटा बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा तब भी वो लैंग्वेज सीख रहा है ना। आप तो पढ़ा भी नहीं रहे उसे, बट इवन स्टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग। कैसे? वो देख के ऑब्जर्वेशन से, लिसनिंग। तो आप जो करोगे बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा। सर आज के टाइम पे अब जब कोविड के बाद में जब माहौल बदला, कोविड के बाद माहौल बदलने के बाद में ये हुआ कि डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग इट्स इन द फैशन। तो अब यह ज़रूरत बोल दीजिए, अब आज के टाइम पे ज़रूरत बन गई है। तो इसकी वैल्यू ऑफलाइन, अभी भी इंडिया में ऑफलाइन स्कूल्स हैं, चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है इम्पोर्टेंस में या उनकी वैल्यूज़ में? कुछ डिफरेंस आता है डिग्रीज में? देखिए एक बात है, अगर हम ये कहते हैं कि हम एजुकेशन नॉलेज के लिए ले रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। जिसको नॉलेज नहीं लेनी वो ऑफलाइन मोड में भी नहीं लेगा, राइट। अब बात सर्टिफिकेशंस की है। अब ये बात सही है कि ये थोड़ा सा परसेप्शन भी है हमारा कि भाई अगर हम ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अगर ये बात है तो फिर इन दैट केस तो ऑफलाइन ही अच्छा है, क्योंकि भाई आपने कम से कम ढंग से पढ़ाई की। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि भाई मेरे पास ऑफलाइन जाने का समय नहीं है, ठीक है, या फिर वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की हैं और यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड फॉर दैट सर्टिफिकेशन, तो आप अपनी लेकिन आपने उस सर्टिफिकेशन के साथ साथ वो नॉलेज भी ली है, ओनली देन इट विल हेल्प यू ना। क्योंकि आप ये देखिए कोई भी डिग्री होती है, it is only an eligibility to appear for the interview, right, not a guarantee of the job. And after that तो you have to show your skills and the eligibility. आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास नॉलेज भी है। बट इफ योर नॉलेज गेट्स टेस्टेड और आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा? you're out. तो सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास होंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट फील्ड, तो आप कुछ स्पेशल करना चाहते थे, तो दैट विल शो यू इन गुड लाइट। बट नॉलेज तो चाहिए ही ना। सर अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे फॉरेन एजुकेशन भी जो हैं, अपनी फॉरेन की जो डिग्रीज हैं ऑनलाइन दे रही हैं, क्या उसके बेस पे यहाँ से बैठ के मैंने अगर एक फॉरेन कंट्री का डिग्री कर लिया किसी भी यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से अगर मैंने बैठ के किया और किसी उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस से मैंने किया या
स्विट्जरलैंड से किया, तो क्या वो डिग्री वैलिड होगी टू गेट मी अ जॉब इन द सेम? अगर वो सर्टिफिकेशन उस कंट्री में रिकग्नाइज्ड है तो बिल्कुल होगी। एंड हाउ ये टू हमें फाइंड आउट दैट? ये आपको इनिशियल रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो उस यूनिवर्सिटी, देखिए क्या होता है कि रिकग्निशन 2 लेवल्स पे होती है। एक यूनिवर्सिटी रिकग्निशन होता है और एक कोर्स रिकग्निशन होता है। ये आपको पता करना पड़ेगा, यू हैव टू डू रिसर्च। एंड अगर करियर काउंसलर के पास आते हैं तो उसके बाद में वो भी वो तो हेल्प करेगा ही, उसका तो काम है। तो वो मतलब आप किस तरह से उसको पूरा फाइंड आउट करते हैं दैट इज गोइंग टू बी यू नो, क्या बोलेंगे उसको, ऑथेंटिकेशन उसका देखने के लिए वहाँ की ही उस कंट्री की देखिए embassy कई को बार हम क्या होता है देखेंगे। कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी का है तो अगर कोई अपने लेवल पे भी करना चाहता है तो हमें उस कंट्री की एम्बेसी को अप्रोच करना चाहिए, या उस कंट्री के जो एजुकेशन पोर्टल्स हैं वहाँ पे इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज होंगी, उनकी रैंकिंग्स भी होंगी। ओके, ठीक है, तो आपको रैंकिंग पता चलेगी तो उससे भी आइडिया आपको लगेगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड आउट। सर नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने बच्चे को ग्रेजुएशन इंडिया में इसलिए कराना चाहते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको बैंक से लोन मिल जाए। क्या ग्रेजुएशन अगर कोई बच्चा अब्रॉड से करना चाहता है तब भी क्या हमारे बैंक्स जो हैं सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं? आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन दिला देंगे, एजुकेशन लोन। और उसमें कई बार होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स राजी नहीं होते। इन दैट केस वो बैंक करता क्या है कि आपके बच्चे के कैपेबिलिटी पे यूनिवर्सिटी देख के वो देता है? देखिए जो कैसे एजुकेशन होता है? लोन मिलता है वो उसका मेन बेसिस तो एडमिशन ऑफर होता है ओके कि आपका पास कंफर्म्ड एडमिशन होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का। ओके। वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट। और तो उसके बाद में उसका बच्चे का जो उससे पहले का बैकग्राउंड है, लाइक उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स के वो पास इतना मैटर नहीं करता, फिर सेकेंडरी हो जाता है। वो सेकेंडरी हो जाता है। अगर बच्चा मेरिटोरियस है, उसका प्रोफाइल चेक किया जाएगा, उसके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी, द बेटर द यूनिवर्सिटी इट इज ईजियर टू गेट द लोन। एंड बच्चे को वो किस तरह से वो प्रेशर ना ले कि अच्छा ठीक है वो, क्योंकि उसे शायद वो जो लोन चुकाना होता होगा वो तो शायद उसको जब जॉब मिल जाएगी तब चुकाना है। हाँ, जो एजुकेशन लोन्स के सिस्टम होते हैं वो यही होता है कि वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक का टाइम मिलता है, देन द EMI बिगिंस। यू डोंट हैव टू पे द होल लोन, आपकी EMI शुरू हो जाएगी। तो व्हेन यू आर अर्निंग तो आप कर सकते हैं। राइट। वो तो सिर्फ अब्रॉड के लिए नहीं, आपको जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी जो है आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। सर, बीइंग ए एजुकेशनिस्ट एंड करियर काउंसलर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज पर यू एंड हाउ मच इट्स रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम? क्योंकि पहले तो होता था कुछ ने ली कुछ ने नहीं ली। देखिए एजुकेशन का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, जो आप ये कह रहे हैं ना पहले जो था। ठीक है, एजुकेशन मतलब अगर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं उसका तो अल्टरनेटिव कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और एजुकेशन हम जॉब लेने के लिए नहीं करते, हम लेते हैं टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर इंडिविजुअल। तो अभी आज के टाइम पे जब डिफरेंट मीडियम्स हो गए, डिफरेंट माइंडसेट्स हो गए, किस स्पेसिफिक एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपसे, हिस्ट्री को लेके जो है या पॉलिटिकल साइंस को लेके अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा लोग जाते ही हैं या फिर उस तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, लोग अभी भी हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। नहीं और तो जो ASI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे चलेंगी? सर हिस्टोरियंस ही होते हैं। आप हिस्टोरियंस होते हैं जो हमें कनेक्ट रखती हैं हमारे पास्ट से, वो तो हिस्टोरियंस ही हैं, अदरवाइज हाउ विल यू नो योर रूट्स? दैट्स ट्रू सर, बट मुझे लगता है बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज के टाइम पे चेंज हो रही हैं, हिस्ट्री से नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं बिकॉज ऑफ, एंड सम पीपल क्लेम दैट यू नो ये ठीक नहीं था उस टाइम पे हिस्ट्री में, तो अभी ये वाली चीज़ें ठीक हो गई हैं अब, या अब ठीक की जा रही हैं उसके लिए। डू यू थिंक कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ होना जो पहले लिखी जा चुकी है वो ठीक है? देखिए अब एक्चुअली में हिस्ट्री वो है जो एक्चुअली हुआ, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है,
लेकिन अगर आपने उसको अपने हिसाब से लिख दिया, then it is actually not history. That was my question. So I got my answer at least. बाकी ऑडियंस देख लेगी. तो थैंक यू सर. ये जो चीज़ आपने मुझे बताई है अब्रॉड के लिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता था. बेसिक स्टडीज़ को लेके आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं. पेरेंट्स एंड बच्चे को प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जहाँ पर कि किसी भी पेरेंट को और आई थिंक समाज को भी उतना सेंसिटिव होना चाहिए या पड़ेगा कि जहाँ पर वो एक बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ देयर जजिंग हिम और हर ऑन देयर मार्क्स एंड या फिर सिर्फ उसके करियर के बेस पे जज करके. Try to see the whole personality of the person. देखिए, the world is already moving towards knowledge. आज की टॉप कंपनीज, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, बट इफ यू कैन क्वालिफाई देयर एडमिशन टेस्ट, दे विल गिव यू अ जॉब. राइट. तो फिर डिग्री अब सेकेंडरी होती जा रही है. दैट्स अ गुड प्रेसिडेंट जो सर्टेन कंपनी जैसे गूगल है, ठीक है, आप उनका जिस पोस्ट के लिए दे रहे हैं उनका अपना एग्जाम, आप उसे क्लियर कर लीजिए, आप विल गेट अ जॉब. तो नॉलेज को ही सलाम. तो सर, आप एजुकेशन सिस्टम को और डिग्रीज को आने वाले फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं कि क्या इतनी इम्पोर्टेंस डिग्रीज की रहने वाली है जितनी अभी तक हमारे पास हैं, जो हम लोगों ने अलमीराज में बंद करके रखी है? देखिए, ट्रेंड में तो जो आजकल जो दिख रहा है, आने वाले टाइम में शायद डिग्रीज विल टेक अ बैक सीट एंड नॉलेज विल टेक अ फ्रंट सीट, और ऐसा होना ही चाहिए. नॉलेज शुड बी सुप्रीम. दैट्स ट्रू. लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि टू एग्री दैट समबडी हैज़ नॉलेज, कई बार हमें डिग्री की ज़रूरत पड़ती है. तो लास्ट जाते जाते अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना टू मोटिवेट देम टू, और दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो आपका हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कि कोई भी बच्चा आप तक पहुँच सकता है, आई थिंक इट्स फ्री. बिल्कुल. और जिस पे आपने मुझे कनेक्ट किया है उसी पे सब कर सकते हैं. तो एक बार आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको यही कहता हूँ कि वी शुड नो आवर वाई. आज हम सुबह उठे हैं, क्यों उठे हैं, आज हमें क्या करना है, उस चीज़ को आप कंसिस्टेंसी से करिए. और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ आप अपना रेज्यूमे बनाइए एवरी मंथ. ओके. और उसको कंपेयर करिए अपने पिछले मंथ के रेज्यूमे से. ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. इस महीने में आपने क्या नया सीखा. इफ यू आर टेकिंग वन स्मॉल स्टेप एवरी डे, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे बिना किसी समस्या. You have got to do that. That's a great meeting, great conversation, sir. Thank you very much for coming.